आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो शुरू करते हैं एक स्टोरी से। एक बच्चा था, उसके पास फेल वाली मार्कशीट थी, तो उसने वो मार्कशीट जला दी। उसके बाद फिर उसका एक छोटा सा फ्रेंड था, मतलब उसका फ्रेंड छोटा नहीं था, वो फेल हो के अपने क्लासमेट से बड़ा हो गया था। तो उसके छोटे से फ्रेंड ने उसकी मम्मी को जाके बोला कि उसकी मार्कशीट के साथ केमिकल चेंज हो गया है और अब वो ऐश में कन्वर्ट हो गई है, राख बन चुकी है पूरी। तो उसकी मम्मी ने उसे चाटा मार दिया और बोला कि जो भी है वो हिंदी में बता, मेरे को तेरी भाषा समझ नहीं आ रही है। तो फिर उसने उसकी मम्मी को बताया कि उसने अपनी मार्कशीट जला दी है। फिर होना क्या था, उसकी मम्मी का विकराल रूप प्रकट हुआ और फिर उसकी मम्मी ने उसको बहुत मारा और उसके फिजिकल मूवमेंट्स को ही चेंज कर दिया। बेचारा बूढ़ों की तरह चलता था झुक के, और बिना सहारे के तो वो चल ही नहीं पाता था। तो इसमें केमिकल चेंज क्या हुआ, जब उसने अपनी मार्कशीट को जला दिया, मार्कशीट को जलाया तो उससे नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ जो कि था ऐश, या फिर उसको कह सकते हैं हिंदी में राख। केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। आप लोगों ने भी ऐसा कुछ किया ही होगा कभी ना कभी। कमेंट करके अपना किस्सा ज़रूर शेयर करना। और जब भी केमिकल चेंज होता है मतलब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। अब बात आती है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है या फिर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो देखो, पेपर जलाने वाले एग्जाम्पल से ही देखते हैं। जब उसने पेपर जलाया, ठीक है, तो कलर चेंज हुआ, ऐश दूसरे कलर की थी और पेपर दूसरे कलर का। उसके बाद फिर कंबशन हुआ वहाँ पर, मतलब बर्निंग हुई, तो हीट भी रिलीज हुई उसके साथ, मतलब चेंज इन टेम्परेचर हुआ या फिर गैस का इवॉल्व होना। और स्टेट भी चेंज हो सकता है कभी कभी केमिकल रिएक्शंस में, और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। चलो तराजू लेके निकल पड़ते बैलेंस करने के लिए। दो थोड़ी इजी रिएक्शन लेके करते हैं। अपने पास रिएक्शन है Mg + O2 gives MgO। तो अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो इधर एटम्स किस साइड ज़्यादा है, रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा है। कौन सा ज़्यादा है, O2, क्योंकि वो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो अपन 2 MgO में ऐड कर देते हैं, लगा दिया 2। अब देखते हैं अब किस साइड ज़्यादा हो गया है एटम्स। 1 Mg है और उस साइड 2 Mg है, तो अपन Mg में भी 2 ऐड कर देते हैं। सही तोल रहे हैं ना इसको? हाँ, तो ये बन जाएगा अब 2Mg + O2 gives out 2MgO। अब ये हुई है परफेक्ट बैलेंस। Mg के इधर 2 एटम्स हैं और उधर भी Mg के 2 हैं, 2 ऑक्सीजन हैं और 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे भी हैं। चलो, किस किस को ये तराजू देख के बिल्ली और बंदर वाली स्टोरी याद आ गई, जिसमें 2 बिल्लियाँ होती हैं, वो आपस में लड़ती हैं रोटी के लिए, और बंदर आके बोलता है कि मैं इसको तराजू से तोल के दोनों में बराबर बांटूंगा। और फिर वो बंदर 2 टुकड़े करके रख देता है रोटी के, एक साइड बड़ा एक साइड छोटा, और वो बड़े को छोटा करने के लिए खाते जाता है और पूरी रोटी खा जाता है। पर तुम लोग इसमें बंदर बिल्कुल मत बनना, क्योंकि बैलेंसिंग जो है केमिकल इक्वेशन की, वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि दोनों साइड का जो मास है वो इक्वल होना चाहिए। अगर अनइक्वल हुआ तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो तुम रोटी मत खाना, उसकी एटम्स मत गायब कर देना, तुम ईमानदार बंदर बनना। और हम केमिकल इक्वेशन में स्टेट्स के भी सिंबल लगाते हैं, जैसे सॉलिड के लिए S, एक्वस के लिए AQ, लिक्विड के लिए L और गैस के लिए G, जिससे कि हमें उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें हम खिचड़ी बनाते हैं, मतलब जैसे खिचड़ी बनाने के लिए हम दाल लेते हैं और चावल लेते हैं और फिर रिजल्ट बनाते हैं खिचड़ी। वैसे ही इसमें 2 एलिमेंट्स या 2 कंपाउंड्स लेते हैं और उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं और फिर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। बन गई ना खिचड़ी? हाँ, और एक और बात, इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए हैं, एग्ज़ाम में मत लिखना।
एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। उसके बाद आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। तो इसका एग्जांपल है CH4 + O2 गिव्स आउट CO2 एंड 2H2O और उसके साथ हीट इवॉल्व हो रही है। तो ये हुई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और फिर नेक्स्ट है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, वो रिएक्शन में हीट का यूज हो जाता है। जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स सिल्वर + ब्रोमियम। तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। उसके बाद आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में टूट फूट हो जाती है, मतलब कोई भी कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाएगा। हाँ, तो डीकम्पोजिशन मतलब तोड़ना। पर तोड़ोगे कैसे? कुछ ना कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा तोड़ने के लिए, जैसे हीट से कंपाउंड को डिकम्पोज करना। तो अगर हमने हीट यूज़ करी है डिकम्पोजिशन में तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाती है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स आउट कैल्शियम ऑक्साइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गई हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर वैसे ही अगर हमने सनलाइट का यूज़ कर लिया, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव सिल्वर + ब्रोमियम। तो इसमें हमने सनलाइट का यूज़ किया, तो ये हो गई फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और हम इलेक्ट्रिसिटी से भी इसको डिकम्पोज कर सकते हैं और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि वाटर को करंट लगा दिया, अब तो वाटर की हो गई हालत ख़राब और वो H2O ब्रेक डाउन हो गया H2 और O2 में। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हो जाती है H2O इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट गिव्स आउट हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। और इस वाटर में हम थोड़ा सा एसिड भी डालते हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ले, क्योंकि बिना आयंस के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। फिर आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन आपकी जगह ले ले, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं Fe + CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 एंड CO। इसमें क्या हुआ कि जो आयरन था उसने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को भगा दिया। आयरन बड़ा भाई था या बड़ी बहन थी, उसने अपने छोटे भाई या छोटी बहन को भगा दिया वहाँ से और उसकी जगह ले ली, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव था। उसके बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है Na2SO4 + BaCl2 गिव्स आउट BaSO4 + NaCl। फिर आती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन मिल जाना, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है इसमें। और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का चले जाना, रिड्यूस हो जाना, ऑक्सीजन कम हो जाना। और यही चीज़ हाइड्रोजन के केस में अपोजिट हो जाती है। रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन को हटा देते हैं ऑक्सीडेशन में। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीडेशन का। तो कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या बना लिया? CuO। तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन का गेन हो गया, कॉपर को ऑक्सीजन मिल गया। और रिडक्शन में ऑक्सीजन का लूज होता है, तो इसके लिए रिएक्शन है CuO + H2। तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन को कॉपर के पास से ले जा रहा है दूर, तो इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा कॉपर + H2O। तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसने Cu से ऑक्सीजन को छीन लिया, मतलब Cu का खिलौना उसने छीन लिया। पर कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे दिया दान में, तो CuO जो है वो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हो गई सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसमें हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो पढ़ लिया, पर फिर इसके कुछ इफ़ेक्ट्स भी होते होंगे। तो पहला इफेक्ट होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब
कि जो भी ऑयल्स है, फैट्स हैं, उसका ऑक्सीडेशन हो जाना, ऑयल्स और फैट्स में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाना। तो अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ये हुआ तो फिर ऐसे तो हमारा खाना खराब हो जाएगा। तो हम अपने खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं या फिर एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं अपना खाना, जिससे कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ सके। और जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। जैसे कि चिप्स के पैकेट आते हैं, उसके अंदर जो एयर भरी रहती है वो होती है नाइट्रोजन गैस, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो रेंसिडिटी भी नहीं होती है और चिप्स खराब नहीं होते। और फिर दूसरा इफेक्ट होता है कोरोजन। कोरोजन में जो भी मेटल रहता है वो एयर, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेता है और फिर वो खराब हो जाता है। तो इससे शिप्स खराब हो सकते हैं अपने, और बहुत सारा मेटल जो है वो वेस्ट हो सकता है, क्योंकि वो मेटल उसके बाद यूजेबल इतना नहीं रहता। तो अब हम इसे रोकेंगे कैसे? तो हम इस पे पेंट कर सकते हैं। पेंट करने से वो अच्छा दिखेगा भी सही और कोरोजन भी नहीं होगा उस पर। या फिर ऑयलिंग कर सकते हैं, जिससे ऑयल की एक लेयर बन जाती है और उससे पार्ट्स खराब नहीं होते मशीन के। और गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन में हम उस पर कोटिंग कर सकते हैं किसी दूसरे मेटल की जो कि ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, जैसे कि जिंक हो गया। जिंक चीप भी है और वो रिएक्ट भी नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ये चैप्टर इसी टॉपिक के साथ ख़त्म होता है। इस माइंड मैप की अगर आपको PDF चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।